हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम बात करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक दैट इज एंटीबॉडी। तो आज हम देखेंगे एंटीबॉडी होता क्या है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं और उसके टाइप्स देखेंगे। तो ये टॉपिक क्लास 12th एंड नीट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। लास्ट वीडियो में हमने बात किया था इम्यूनिटी के बारे में, जिसमें हमने एक्वायर्ड इम्यूनिटी पढ़ा था, और आज का टॉपिक रहेगा हमारा एंटीबॉडी। तो चलो शुरू करते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम हमारा टॉपिक दैट इज एंटीबॉडी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बताना चाहिए कि एंटीबॉडी जो होता है ये एक टाइप का प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है। क्या होता है एंटीबॉडी? एक तरह का टॉपिक है हमारा एंटीबॉडी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बताना चाहिए कि एक टाइप का प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है। क्या? एंटीबॉडी। ये एक तरह का प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है जिसे हम बायोलॉजिकली इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं, जिसे हम बायोलॉजिकली इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं। तो क्या है एंटीबॉडी? एक टाइप का प्रोटीन मॉलिक्यूल जिसे हम बायोलॉजिकली इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं। इम्यूनो मतलब इम्यून सिस्टम, एंड ग्लोबुलिन एक टाइप का प्रोटीन होता है। ठीक है ना? ठीक है, इम्यूनो मतलब इम्यून सिस्टम, एंड ग्लोबुलिन एक टाइप का क्या होता है? प्रोटीन होता है। ठीक है ना? यानी कह सकते हैं कि जो एंटीबॉडी है ये एक तरह का प्रोटीन मॉलिक्यूल है जिसे हम बायोलॉजिकली इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं, जो बॉडी के प्रोटेक्शन में हेल्प करता है हमारे तरह तरह के पैथोजन से। समझ रहे हो ना? इम्यूनो मतलब इम्यून सिस्टम। नाउ अगली इंपॉर्टेंट बात इसके करें शेप की, इसके शेप की, कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडी है इसका शेप क्या होता है। तो ये एक वाई शेप्ड मॉलिक्यूल होता है। जिस तरह से अल्फाबेट वाई नहीं होता, उसी तरह से इसका शेप होता है। क्या होता है एक तरह का? ये एक तरीके का वाई शेप्ड मॉलिक्यूल होता है। जिस तरह से अल्फाबेट वाई होता है ना, उसी तरह से ह्यूमन बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडी है उनका शेप होगा दैट इज वाई शेप्ड, दैट इज वाई शेप्ड। नाउ अगर बात करें इसकी फॉर्मेशन की, कि एंटीबॉडी का ह्यूमन बॉडी में फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। तो देखो, ह्यूमन बॉडी के अंदर एक टाइप की व्हाइट ब्लड सेल होती है। ध्यान सुनना, ह्यूमन के बॉडी में एक टाइप की व्हाइट ब्लड सेल होती है जिसका नाम है लिम्फोसाइट। क्या नाम है इसका? लिम्फोसाइट। ये लिम्फोसाइट टू टाइप्स की होती है। पहली है टी लिम्फोसाइट और दूसरी होती है बी लिम्फोसाइट। दूसरी कौन सी है? बी लिम्फोसाइट। समझ लो ना? तो होता क्या है कि ह्यूमन की बॉडी के अंदर एक टाइप की व्हाइट ब्लड सेल होती है जिसका नाम है लिम्फोसाइट। ये लिम्फोसाइट टू टाइप्स की होती है। पहली है टी लिम्फोसाइट और दूसरी है बी लिम्फोसाइट। और ये दोनों के दोनों व्हाइट ब्लड सेल हमारी बॉडी के लिम्फ नोड के अंदर प्रेजेंट होती है अपने इनएक्टिव फॉर्म में। किसमें प्रेजेंट रहती है ये? लिम्फ नोड में, अपने इनएक्टिव फॉर्म में। लेकिन जैसे ही क्या होता है, बी लिम्फोसाइट इनएक्टिव से एक्टिव होता है, तो एक्टिव होते ही जो बी लिम्फोसाइट है ये डिवीजन करता है, और डिवीजन करके एक स्पेशल टाइप की सेल बनाता है जिसका नाम है प्लाज्मा सेल। जिसका नाम है प्लाज्मा सेल। और यही प्लाज्मा सेल क्या करता है? ह्यूमन की बॉडी के अंदर सिक्रीट्स एंटीबॉडी। क्या करता है? एंटीबॉडी को सिक्रीट करता है। समझ रहे हो? तो इस बात को ध्यान रखेंगे। तो सिंपल से लाइन में हम ये कह सकते हैं कि ह्यूमन की बॉडी के अंदर ये जो एंटीबॉडी का जो फॉर्मेशन है ये एक स्पेशल टाइप की सेल से होता है जिसका नाम है प्लाज्मा सेल। जिसका नाम है प्लाज्मा सेल। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। ना अगर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर बढ़ते हैं इसके स्ट्रक्चर की तरफ। इसके स्ट्रक्चर की तरफ तो अब बात करेंगे हम एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर की। इसकी स्ट्रक्चर की स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो जैसे मैंने बताया था कि जो एंटीबॉडी है ये एक वाई शेप्ड मॉलिक्यूल है। तो इसका शेप कुछ इस तरीके से होता है। एक तरह का वाई शेप्ड मॉलिक्यूल है, तो इसका शेप कुछ इस तरीके से होगा। ये एक तरह का वाई शेप्ड मॉलिक्यूल होता है कुछ इस तरीके से। तो ये है एंटीबॉडी। क्या है ये? एंटीबॉडी। और इस तरीके से क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं।
यहाँ से क्या होंगे, एक दूसरे से इस तरह से जुड़े होंगे, इनकी ये दोनों चेन्स एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे, समझ रहे हो ना। तो ये देख सकते हो ये पूरा क्या है, एक एंटीबॉडी है जो कि कैसा है, वाई शेप्ड। कैसा है ये, वाई शेप्ड एक मॉलिक्यूल होता है। अब होता क्या है कि ह्यूमन बॉडी में जितनी भी एंटीबॉडीज होती हैं, हर एंटीबॉडीज पर अपनी एक बाइंडिंग साइट होती है जिसे एंटीजन बाइंडिंग साइट कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ये एंटीबॉडी है पूरा, तो एंटीबॉडी के यहाँ पर इस तरह से एक साइट होती है, ये इसे एंटीजन बाइंडिंग साइट कहते हैं, इसे हम एंटीजन बाइंडिंग साइट कहते हैं, ठीक है। जहां पर क्या होते हैं, पैथोजेंस के जो एंटीजेंस होते हैं वो यहाँ के बाइंड होते हैं, एंटीजन बाइंडिंग साइट। इसे हम बायोलॉजिकली पैराटॉप कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, पैराटॉप। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि ह्यूमन की बॉडी के अंदर जितनी भी एंटीबॉडीज है, हर एंटीबॉडीज में अपनी एक बाइंडिंग साइट होती है, कुछ इस तरीके से। इन्हें एंटीजन बाइंडिंग साइट कहते हैं। इसे बायोलॉजिकली हम पैराटॉप कहते हैं, जिससे क्या होते हैं, पैथोजेंस के एंटीजेंस यहाँ पे आके बाइंड करते हैं, जिसकी वजह से ये एंटीबॉडीज क्या करते हैं, पैथोजेंस को पकड़ लेते हैं। समझ रहे हो। तो ये है क्या है, हमारे एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर। नाउ दूसरी बात, जैसे मैंने बताया कि जो एंटीबॉडीज हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो ईच एंटीबॉडीज, दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है कि हर एंटीबॉडी मॉलिक्यूल में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं। क्या होते हैं, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन मतलब ऐसे चेन जो अमीनो एसिड से बने हो। तो लिख सकते हैं ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल, ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल contains 4 polypeptide chain, contains 4 polypeptide chain, contains 4 polypeptide chain। पॉलीपेप्टाइड चेन यानी कि अमीनो एसिड से बनी जो चेन होते हैं उसे हम पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं, यानी एक तरह के प्रोटीनेशियस चेन होते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पर कि ये हमारे एक एंटीबॉडी का मॉलिक्यूल है। क्या है, एक तरह का एंटीबॉडी का ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। और हर एंटीबॉडी के मॉलिक्यूल में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, यानी कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जितनी भी एंटीबॉडीज होंगी उनमें से हर एंटीबॉडीज के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनमें 4 पॉलीपेप्टाइड के चेन कंटेन होंगे। कैसे, ये देख सकते हैं, एक ये रहा, एक ये है, एक और ये 2 छोटे वाले, जिसमें से क्या होते हैं, 2 लॉन्ग चेन्स होते हैं, इसमें से 2 लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं जिन्हें हम कहते हैं हैवी चेन्स, जिन्हें हम कहते हैं हैवी चेन। इसे हम H2 से डिनोट करते हैं, समझ रहे हो। तो देख सकते हो एक ये वाला है और एक ये वाला है। तो 2 हैवी चेन होती है इसमें जो कि लॉन्ग होती है, और बाकी की जो 2 होती है, बाकी की 2 शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, शॉर्ट, जिन्हें हम लाइट चेन कहते हैं। क्या कहते हैं इनको हम, लाइट चेन। इसे कॉमनली L2 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये 2 लाइट चेन्स हैं, समझ लो ना, समझ लो ना। तो सिंपल कहने का मतलब ये है कि ह्यूमन बॉडी में जितनी भी एंटीबॉडीज होती हैं, ये सभी के सभी एंटीबॉडीज के अंदर, यानी हर एंटीबॉडी मॉलिक्यूल में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, जिसमें से 2 पॉलीपेप्टाइड चेन लॉन्ग होते हैं, कुछ इस तरीके से, इन्हें हैवी चेन कहते हैं। और बाकी के जो 2 पॉलीपेप्टाइड चेन हैं वो शॉर्ट होते हैं, ये वाले, इन्हें हम लाइट चेन कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइट चेन, ठीक है। इसलिए हम हर एंटीबॉडी की मॉलिक्यूल को, H2L2 से रिप्रेजेंट करते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। H2 मतलब 2 हैवी चेन, L2 मतलब 2 लाइट चेन। इसलिए ह्यूमन बॉडी के अंदर जितनी भी एंटीबॉडी के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, उन हर एंटीबॉडी के मॉलिक्यूल को हम H2L2 से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि हर एंटीबॉडी मॉलिक्यूल में 2 हैवी चेन्स होते हैं और 2 लाइट चेन्स होते हैं। और इनकी ये दोनों की दोनों चेन्स देख सकते हैं, ये एक स्पेशल टाइप की बॉन्ड की हेल्प से एक दूसरे से लिंक होते हैं, और उस बॉन्ड को हम कहते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो मैंने क्या बताया कि हर एंटीबॉडी मॉलिक्यूल में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, जिनमें से 2 हैवी चेन होते हैं और 2 लाइट चेन होते हैं।
दो हैवी चेन और दो लाइट चेन, और ये दोनों के दोनों चेन एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं एक स्पेशल टाइप की बॉन्ड की हेल्प से, और उस बॉन्ड को हम कहते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड। ये आप देख सकते हैं, ठीक है, उस बॉन्ड को कहते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो ना अगर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर बात करेंगे इसके फंक्शंस की। तो ये हो गया हमारा इसका स्ट्रक्चर कि हर एंटीबॉडी मॉलिक्यूल में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन कंटेन होते हैं, 4 में से 2 पॉलीपेप्टाइड चेन हैवी होते हैं और 2 लाइट होते हैं। इसलिए हर एंटीबॉडी मॉलिक्यूल को हम H2L2 से रिप्रेजेंट करते हैं, और हर एंटीबॉडी मॉलिक्यूल में इनके दोनों चेन्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं एक स्पेशल टाइप की बॉन्ड की हेल्प से, जिसको हम कहते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। नाउ बात करते हैं इसके फंक्शंस की। नाउ बात करेंगे इसके फंक्शंस की। फंक्शंस की अगर बात करें तो इसका पहला फंक्शन क्या होता है, देखो इसका पहला फंक्शन होता है एग्लूटिनेशन का। कौन सा? एग्लूटिनेशन। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो जैसे ही देखो हम सभी जानते हैं कि जो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडी का जो फॉर्मेशन है वो प्लाज्मा सेल से होता है। प्लाज्मा सेल क्या करती है, ह्यूमन की बॉडी के अंदर एंटीबॉडी को सिक्रीट करती है, और ये एंटीबॉडी ह्यूमन की बॉडी के उस रीजन में जाती है जहां पे पैथोजन है, ठीक है। और जाने के बाद ये जो एंटीबॉडी है वो पैथोजन के एंटीजन से जाके बाइंड कर जाती है। मैंने बताया था कि हर एंटीबॉडी में एक बाइंडिंग साइट होती है जिसे एंटीजन बाइंडिंग साइट पैराटोप कहते हैं। तो जैसे ही ये एंटीबॉडी पैथोजन के पास जाएगा तो हर पैथोजन के पास अपनी एक एंटीजन होती है, ठीक है। हर पैथोजन के पास अपना एक पर्टिकुलर एंटीजन होता है। तो जैसे ही एंटीबॉडी उस पैथोजन के पास जाएगा तो उसके पास जाते ही क्या होगा, ये जो एंटीबॉडी होगा ये क्या होगा कि जैसे ही एंटीबॉडी उस पैथोजन के पास जाएगा तो पैथोजन्स के जो एंटीजन्स होंगे, एंटीजन्स वो इस एंटीबॉडी की जो बाइंडिंग साइट है, एंटीजन बाइंडिंग साइट, इससे आके बाइंड कर जाएंगे, जिसकी वजह से ये एंटीबॉडी क्या करेगा, उस पैथोजन की मोबिलिटी को यानी उसके स्पीड को रिड्यूस कर देगा, और इसी फिनोमेना को कहते हैं एग्लूटिनेशन। तो एग्लूटिनेशन का सिंपल सा मतलब होता है कि प्लाज्मा सेल बॉडी में एंटीबॉडी सिक्रीट करती है, ठीक है। सिक्रीट होने के बाद ये एंटीबॉडी सीधा उस रीजन में जाते हैं बॉडी के जहां पे पैथोजेंस हैं। जैसे ही एंटीबॉडी पैथोजेंस के पास जाते हैं तो पैथोजेंस के जो एंटीजेंस होते हैं वो इस एंटीबॉडी के एंटीजन बाइंडिंग साइट जिसे पैराटोप कहते हैं इससे आके बाइंड कर जाते हैं, जिसकी वजह से पैथोजेंस की जो मोबिलिटी है, स्पीड, वो रिड्यूस हो जाती है, और इसी फिनोमेना को एग्लूटिनेशन कहते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे, एंटीजेंस ऑफ पैथोजन, एंटीजेंस ऑफ pathogens binds with the antigen of pathogens binds with the antibodies due to which, जिसकी वजह से क्या होता है, मोबिलिटी इज रिड्यूस्ड, ड्यू टू विच मोबिलिटी मतलब उनकी स्पीड, मोबिलिटी ऑफ पैथोजेंस इज रिड्यूस्ड, ठीक है ना। तो यहां पे क्या होगी, जो पैथोजन की जो मोबिलिटी होगी वो रिड्यूस हो जाएगी। अब जैसे ही इसकी मोबिलिटी रिड्यूस होगी तो दूसरा काम क्या होता है यहाँ पैथोजन का, दूसरा काम क्या होता है एंटीबॉडी का, कि दूसरा काम इसका ये होगा कि जो जैसे ही क्या होगा एंटीबॉडी, ठीक है, एंटीजन से बाइंड करेगा, वैसे ही ये एंटीबॉडी क्या करेगा, उस पैथोजन की स्पीड को कम कर देगा। अब जैसे ही एंटीबॉडी एंटीजन से बाइंड करेगा तो बाइंड करने के बाद ये जो एंटीबॉडी है ये कुछ सिग्नल जनरेट करेगा। किस लिए सिग्नल जनरेट करेगा, मैक्रोफेज को बुलाने के लिए। किसके लिए, मैक्रोफेज के लिए। अब ये मैक्रोफेज क्या है, मैक्रोफेज ये एक टाइप का WBC होता है, यानी एक तरह की फेगोसाइटिक सेल होती है जो बॉडी के अंदर आने वाले पैथोजेंस को खाने का काम करती है, ठीक है। तो जैसे ही एंटीबॉडी पैथोजन की स्पीड को रिड्यूस कर देगा, वैसे ही क्या होगा कि जो ये एंटीबॉडी है ये मैक्रोफेज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, उसको वो अपने पास बुलाएगा। किस लिए, ताकि ये मैक्रोफेज उस पैथोजन को खा जाए, ठीक है ना। इस फिनोमेना को हम कहते हैं ऑप्सोनाइजेशन। क्या कहते हैं इसको, ऑप्सोनाइजेशन। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, दैट इज ऑप्सोनाइजेशन, यानी कि जो एंटीबॉडी है वो क्या करेगा, मैक्रोफेज को अपनी तरफ बुलाएगा, अपने पास बुलाएगा, ताकि इस एंटीबॉडी ने जो पैथोजेंस पकड़ रखा है
ठीक है, उस पैथोजन को ये मैक्रोफेज खा जाए, क्योंकि मैक्रोफेज ये एक लार्ज फेगोसाइटिक सेल होती है और फेगोसाइटिक सेल्स ये ऐसी सेल्स होती हैं जो दूसरे सेल्स को खाने का काम करें, और ये क्या करती है, पैथोजेंस को खाने का काम करती है। ठीक है ना। तो दूसरा काम इसका क्या होता है एंटीबॉडी का, कि ये मैक्रोफेज को कॉल करता है ताकि एंटीबॉडी ने जो पैथोजेंस पकड़ रखे हैं उन पैथोजेंस को ये मैक्रोफेज खा जाए, क्योंकि मैक्रोफेज बॉडी की एक फेगोसाइटिक सेल है जो बॉडी में आने वाले पैथोजेंस को खाने का काम करती है। समझ रहे हो ना। और जो थर्ड फंक्शन जो होता है यहाँ पे एंटीबॉडी का, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन। अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे ही क्या होगा, मैक्रोफेज बॉडी के सारे पैथोजेंस को खा जाएगा। ठीक है, अब वो पैथोजन ने बॉडी के अंदर बहुत सारे टॉक्सिन्स फैलाए होंगे। ठीक है, तो मैक्रोफेज जैसे ही पैथोजन को खा जाएगा, तो पैथोजन को खाने के बाद क्या होगा कि जो एंटीबॉडी है वो क्या करेगा कि पैथोजन ने बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स फैलाए थे, ये उन टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज करने का काम करेगा। तो तीसरा फंक्शन क्या है एंटीबॉडी का, कि ह्यूमन बॉडी के अंदर पैथोजेंस ने जो टॉक्सिन्स फैलाए हैं उन टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज करने का काम करती है। क्या करती है, न्यूट्रलाइज, न्यूट्रलाइज दी टॉक्सिन्स। ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये तीन मेन फंक्शंस होते हैं। पहला कि ये पैथोजन के एंटीजन से बाइंड करते हैं, जहां पे ये इसके स्पीड को कम कर देते हैं। इस फिनोमेना को एग्लूटिनेशन कहते हैं। स्पीड कम करने के बाद ये जो एंटीबॉडीज होती हैं वो क्या करती है, मैक्रोफेज को कॉल करती है। मैक्रोफेज बॉडी की एक लार्ज फेगोसाइटिक सेल होती है। ठीक है, किस लिए करती है कि एंटीबॉडी ने जो पैथोजेंस पकड़ रखा है ये उन पैथोजेंस को खा जाए। जैसे ही सारे मैक्रोफेज पैथोजेंस को खा जाते हैं, वैसे ही बॉडी से पैथोजेंस यानी जो बैक्टीरियाज वगैरह है वो खत्म हो जाते हैं। ठीक है, और जैसे ही मैक्रोफेज सारे पैथोजेंस खा जाते हैं, तो उसके बाद ये एंटीबॉडी क्या करता है कि पैथोजन ने बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स फैलाए थे, ये उन टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। तो तीन मेन फंक्शंस हैं यहाँ पे एंटीबॉडीज के, एग्लूटिनेशन यानी पैथोजन के एंटीजन से बाइंड होकर इसकी स्पीड को रिड्यूस करना, ऑप्सोनाइजेशन यानी मैक्रोफेज को कॉल करना ताकि एंटीबॉडी ने जो पैथोजेंस पकड़ रखे हैं उनको खा जाइए और बॉडी से सारे पैथोजेंस खत्म कर दें, और तीसरा न्यूट्रलाइजेशन। तो इससे एक बात पता चलता है कि एंटीबॉडी ये कोई पैथोजन को खाने का काम नहीं करती है, बल्कि उस पैथोजन को बॉडी के अंदर खत्म करवाने में हेल्प करवाती है। किसकी हेल्प करवाती है, मैक्रोफेज की। तो ये है फंक्शंस। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके टाइप्स की। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड थैंक यू सो मच। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।